चलिए, तो कौन सा टाइप चल रहा था बेटा? 13 टाइप 13 आपका चल रहा था। चलिए ठीक है, टाइप 13 की स्टार्ट करा जाए। क्वेश्चन ऊपर लिखाएंगे फटाफट से। टाइप 13, चलिए प्रॉब्लम बोलिए बेटा फटाफट। टाइप 13 नहीं बन रहा। चलिए टाइप 13 आपसे प्रॉब्लम सुनी थी, मतलब इसमें कंसेप्ट की दिक्कत है या फिर ये मुर्गा मुर्गी में से एक ही क्वेश्चन था और तो अलग अलग है। देखिए ये एक क्वेश्चन जो था वो तो आपको लगा होगा कि सेम तरह का नहीं है और कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन सारे उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। आइए मैं एक दो क्वेश्चन के साथ आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? चलिए चलिए टाइप 13 तो पहला क्वेश्चन तो हो गया होगा बेटा। दूसरे क्वेश्चन से मैं आपको समझा रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि कौन सा आखिर इसमें अलग लेवल का कॉन्सेप्ट है या क्या। देखो देखिए जैसे मान लिया जाए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 5 पैसे 10 पैसे की कुल 120 सिक्के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके हम एक और तरीके जो बताना चाहूंगा। पहला तो आप जानते हैं कि गाय मुर्गे से बना सकते हैं, दूसरा है रूल ऑफ एलिगेशन। रूल ऑफ एलिगेशन इसमें क्या है? रूल ऑफ एलिगेशन में क्या कहता है कि एक थैले में 5 पैसे और 10 पैसे की कुल 120 सिक्के, तो 5 पैसे के एक सिक्के का वैल्यू कितना होगा? 5 पैसे। और 10 पैसे एक सिक्के का वैल्यू कितना होगा? 10 पैसे। और कुल मिलाकर के 120 सिक्के हैं, लेकिन उनसे पैसे कितने बन रहे हैं? 750। यानी कि अगर पैसे की बात कर जाए तो 5 पैसा 10 पैसा और 7.5 रुपए का मतलब कितना पैसा? 750 पैसा। लेकिन कुल कितने सिक्कों से ये बन रहा है? 120 सिक्कों से ये बन रहा है, तो 120 से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब हुआ क्या? ये एवरेज एक सिक्के का वैल्यू निकला। ये एक सिक्के का वैल्यू है 5 पैसे के एक सिक्के का वैल्यू 5 पैसा, 10 पैसे के एक सिक्के का वैल्यू 10 पैसा और 7.5 रुपए मतलब 750 पैसे, और उसके कितने वैल्यू है? 120 सिक्कों का वैल्यू है, तो 120 से डिवाइड करेंगे। अब इसे हम कैलकुलेशन का अपना एक तरीका अपनाएंगे और उसे कट लगाएंगे। शून्य से शून्य चला जाएगा, 3 से 25 मरते कट जाएगा और 3 से 4 मरते। अब जितना नीचे आया ना बेटा उससे गुणा करो सब में। 4 से यहाँ करो, 4 से यहाँ करो और 4 से यहाँ करो। क्लियर है? तो जैसे ही इसे कट लगाओगे तो ये तो कट हो जाएगा। ये 25 और ये कितना हो जाएगा? 40 और ये 20। तो 20 और 25 में 5 का गैर और 40 और 25 में 15 का गैर, और ये कट लगाओगे तो 5 या 15 3:1 का गैर। इसका मतलब ये जो निकल करके आता है नंबर ऑफ पॉइंट्स का रेशियो आता है, नंबर ऑफ पॉइंट्स का रेशियो आता है, ठीक है ना? तो किताब कहा कि 120 सिक्का है, यानी टोटल मिलाकर कितने कॉइन्स हैं? 120। और 120 कॉइन्स की वैल्यू कितने के बराबर है? 4 के बराबर है। 4 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा 124 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। तो बताएं 10 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? तो बोले 10 पैसे के नीचे कितने हैं? 1। अब इसको कैलकुलेट करिए, आंसर हो गया 4 से 30 चौका 120। अब जो आपने यानी 10 पैसे के कॉइन्स कितने हो गए? 30 कॉइन्स। लेकिन आपने जो गाय मुर्गा पढ़ा था, आइए उसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। तो थोड़ा सा यहाँ से हम देखते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। अगर मुझे 10 पैसे के कॉइन्स निकालने थे ना बेटा, तो सबको आपको बना देना था 5 पैसे। कितने पैसे का? अगर 10 पैसे का कॉइन्स निकालना है तो सबको बना देंगे 5 पैसे का। अगर 120 का 120 कॉइन्स 5 पैसे वाले बन जाएंगे
तो टोटल कितने पैसा हो जाएंगे 120 गुणा 5, लेकिन रियली में कितना थे 7.5। यानी कहने का मतलब अगर हम देखें तो टोटल 750 पैसा था, लेकिन सारे अगर 120 कॉइन को 10 पैसा निकालना तो 5 पैसा बना देंगे, तो हो जाएगा 120 इंटू 5 पैसा, यानी टोटल कितने पैसे हो जाएंगे 600 पैसे। और 750 से 600 घट जाएंगे तो कितना पैसा आ जाएगा 150 पैसा आएगा कि नहीं आएगा। इसमें हुआ क्या, सबसे पहले ये मेंटली सोचिए कि अगर मुझे 120 कॉइन्स मिले थे तो 5 पैसे वाले मिले थे और 10 पैसे वाले मिले थे, लेकिन हमने क्या किया 10 पैसे को निकालने के लिए सबको बना दिया 5 पैसे वाला। तो आपने जब 5 पैसे बनाए होंगे तो 5 पैसा वाला 5 पैसा वाला बना तो दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आपने 10 पैसे वाले को भी 5 पैसा बना दिया। तो एक 10 पैसे वाले को जब 5 पैसा बनाते हैं तो आपके पास 5 पैसे की कमी आ जाती है। कितने पैसे की? आपने सारे को बना दिया है कितना वाला 150 वाला। तो सारे को बनाने से हमारा 10 पैसा वाला जब 5 पैसा बना होगा, 5 पैसा वाला 5 पैसा बना, उससे कोई इशू नहीं क्रिएट हुआ, लेकिन 10 पैसा वाला 5 पैसा बना, उससे 150 पैसा क्या हो गया लेस कर गया, कम कर गया। तो इस प्रकार से एक सिक्के को जब हम चेंज करते हैं तो 5 पैसा कमता है, 150 पैसा कमने के लिए कितने कॉइन्स को बदलना पड़ा होगा 30 कॉइन्स। इसका मतलब 30 कॉइन्स ऐसा रहा होगा जो 10 पैसा वाला था, लेकिन उसको मेजरमेंट हम लोग 5 पैसे वाले में करते होंगे, राइट। तो अब तो समझ में आ रहा हो। चलो इसी प्रकार से ना आपके आगे के सवाल भी आपसे बनेंगे। जैसे मान के चला जाए कि अगर मैं कहूं कि इसके तीसरे सवाल को देखा है तो तीसरा सवाल आप डायरेक्ट कर पाएंगे। माधुरी के पर्स में 20 रुपए और 10 रुपए के कुल 200 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य 2600 रुपए है। बताइए 10 रुपए के कितने नोट हैं। तो डायरेक्ट मैं शॉर्टकट अप्रोच चल रहा हूँ, गाय मुर्गा क्या करें, ठीक है ना। तो मुझे 10 रुपए का नोट निकालना है, सबके सब नोटों को बना देंगे कितने वाला 20 वाला। 10 वाला निकालना है तो 20 वाला बदल देंगे, और 20 वाला निकालना है तो 10 वाला। कुल 200 नोट थे, कुल कितने नोट थे 200 नोट। और अगर 10 रुपए का नोट निकालना है तो सबको बना दोगे 20 का नोट, तो आपके पास पैसा कितना बढ़ जाएगा। तो 200 नोट है और सबको 20 वाला बना दोगे तो आपके पास अमाउंट कितना हो जाएगा 200 गुणा 20। लेकिन अगर 10 वाले और 20 वाले दोनों थे तब आपके पास कितना था 2600 था। कितना था बेटा 2600। अब जब 10 रुपए के नोट को आप इंटरचेंज करते हो 20 रुपए में, तो इससे होता है क्या, जब एक 10 वाला नोट 20 का बनता है तो एक नोट से 10 की इंक्रीमेंट होती है। यानी एक नोट को जब 10 रुपए का निकालना था 20 का बनाया तो 10 की वृद्धि हुई, जबकि टोटल वृद्धि कितने की हुई, तो 2 दूना 4000, 2600 चला गया तो 1400। बोलो हाँ, सुन से सुन चला गया। यानी 140 आपने 10 रुपए के नोट्स थे जिसको आप बदल रखे थे 20 वाले से। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए, तो बस कुछ नहीं था, एक इंटेलेक्चुअल डर था, हुआ भी था एक आध 2 ही क्वेश्चन उस दिन, इसलिए आपको प्रॉब्लम हुआ होगा। उस दिन एक आध 2 क्वेश्चन हुआ था ना, इसलिए आपको डाउट हो रहा होगा। चलिए फटाफट से 4 नंबर देखिएगा। एक व्यक्ति ने 90 किलोमीटर की दूरी कुछ साइकिल से और कुछ पैदल कुल 8 घंटे में चलता है। यदि साइकिल की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और पैदल की चाल 9 किलोमीटर घंटा है तो उसकी पैदल यात्रा कितने समय की है। अगर मुझे पैदल निकालना है तो सारे के सारे आवर मैं किससे चलूंगा बता दो। अगर मुझे पैदल निकालना है तो सारे के सारे यात्रा किससे चलूंगा, नहीं, पैदल के अलावा एक और भी है ना साइकिल। हाँ, तो पैदल की यात्रा यानी पैदल यात्रा में कितना टाइम लगा, तो ऐसे निकालने के लिए मैं सारे के सारे डिस्टेंस कैसे चलूंगा, सारे के सारे आवर्स यानी सारे के सारे समय में चलूंगा साइकिल से। साइकिल का स्पीड है 18, 1 घंटे में 18 साइकिल से जाते हैं, तो 8 घंटा अगर मैं चलूं किससे, तो कितनी दूरी तय करूंगा 18 × 8,
यानी आप 18 into 8 चले जाओगे ना, लेकिन रियली में तुम कितने गए हो 90 किलोमीटर, बिकॉज कुछ साइकिल से भी गए हो, कुछ पैदल गए हो। तो जब आप पैदल चल रहे थे स्पीड लेस हो जा रहा था, साइकिल से जा रहा था स्पीड बढ़ जा रहा था। आपको निकालनी पैदल थी, सबको साइकिल से बना दिया, यानी पैदल वाले जो आपने डिस्टेंस कवर्ड किया है उसे भी साइकिल से मान दिया। तो पैदल और साइकिल में तो अंतर है। अगर हम 1 घंटे में पैदल की जगह साइकिल से चले तो स्पीड का डिफरेंस कितना आता है? अगर साइकिल से चलेंगे तो 18 किलोमीटर और पैदल चलेंगे तो 9 किलोमीटर। यानी पैदल की जगह अगर मैं साइकिल से चलूं 1 घंटे में हमारी डिस्टेंस कितना बढ़ जाती है? 9 से 18 हो जाती है, यानी 9 किलोमीटर क्या हो जाता है? एक्सटेंड कर जाता है। बताइए टोटल कितना एक्सटेंड किया है? तो 144 में से 90 चला जाएगा, 54 बचेगा, यानी 54 किलोमीटर जो है बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पैदल से कहां चला दिया? साइकिल से। तो जो पैदल चलना था वो भी साइकिल से चला, तो पैदल वाला ही डिस्टेंस 54 बढ़ा है, तो 9 घंटे में 54 बढ़ा है, तो 1 घंटे में क्या हो गया? यानी कहने का मतलब 54 किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ता है और 1 घंटे में 9 बढ़ता है, यानी कितना हो गया? 6 आवर। यानी 6 आवर हमने किससे दूरी तय की थी? पैदल से। किससे तय की थी? पैदल से। कभी कभी क्या होगा बेटा, पैदल से अगर आपने 6 आवर निकाल लिया तो एक बात बताओ, साइकिल से कितना चले होंगे? टोटल आपने चला है 8 घंटा, जिसमें पैदल आपने चला है 6 घंटा, तो 8 में से 6 चल जाएगा, साइकिल से कितना चले होंगे? 2 घंटा। कभी कभी दूरी पूछ देता है बेटा, तो दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुना से। तो आप साइकिल से चल रहे हैं 18 के स्पीड से, तो 18 गुने 2 क्या हो जाएगा? 36 किलोमीटर। और यहां आप देख रहे होंगे 6 आवर चले हैं, और किसके स्पीड से चले थे? 9 के स्पीड से, तो 6 into 9 54 किलोमीटर। ठीक है ना? प्रूव करा जाए, कोई डाउट तो नहीं है? छोटे ही सारा बनाएंगे खुद से। सर बिल्कुल टाइप 4 में आ जाइए, सारे के आपके 40। चलो नेक्स्ट चले। देखिए टाइप 14 कोई अलग नहीं है। टाइप 14 आपको जब भी हम पढ़ाए होंगे तो आपको याद होगा, हाँ, यानी इसमें सारे प्रोपोर्शन एंड टाइप के क्वेश्चन है। यानी ये जो टाइप है बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन एंड टाइप ऑफ प्रोपोर्शन। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। यानी प्रोपोर्शन पे बेस्ड है और उसके टाइप पर बेस्ड है ये रिलेशन, है ना? समानुपात और उसके जो प्रकार हैं उस पे बेस्ड ये रिलेशन है। तो सबसे पहले बारी बारी से थोड़ा हम समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें थी। तो हमने सबसे पहले बताया था आपको प्रोपोर्शन है क्या। प्रोपोर्शन का मतलब सबसे पहले प्रोपोर्शन समझेंगे, इस चीज को समझेंगे प्रोपोर्शन क्या है। तो प्रोपोर्शन कहता है इफ A is to B, अगर C is to D के इक्वल है, तो हम लोग बताए थे एक्सटीरियर मल्टीपल होता है और इंटीरियर मल्टीपल होता है, राइट? एक्सटीरियर मल्टीपल करेंगे और क्या करेंगे? इंटीरियर मल्टीपल करेंगे। यानी A को हम B से मल्टीप्लाई करेंगे जो इक्वल होगा B into C के। ये आपका सबसे मेन कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शन का। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन की बात करी थी। तो टाइप्स में बात की जाए तो टाइप्स में क्या क्या था? टाइप्स में सबसे पहले था फर्स्ट प्रोपोर्शन। और फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या था? अगर A और B है, A तथा B का फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या था बताइएगा? हाँ, आपका पहला स्क्वायर बटा दूसरा था। फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछता है तो पहले के स्क्वायर को सेकंड से क्या करते हैं? डिवाइड। निकालने का तरीका हमने बताया था कि बेटा देखो, अगर हम फर्स्ट प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं मतलब पहले टर्म का यहाँ पे मिसिंग है, x, a और b, ये तीनों क्या हो जाता है? रेगुलर रेशियो में हो जाता है। समझाए थे ना? रेगुलर या कॉन्टिन्यूड रेशियो हो जाता है, कॉन्टिन्यूड रेशियो। और कॉन्टिन्यूड रेशियो में होते ही हमारा x का a के साथ जो रेशियो होता है वो इक्वल हो जाता है a का b के साथ। और अभी आपने पढ़ा
एक्सटीरियर मल्टीपल और इंटीरियर मल्टीपल दोनों इक्वल हो जाता है। तो x क्रॉस b बराबर a into a का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b। x इज सेड टू बी फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ a एंड b। यहाँ पे x क्या है, a और b का प्रथमानुपाती है। क्लियर है बात को? तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, ऐसा कुछ नहीं है कि जो नया है, कुछ भी नया नहीं है, सारी चीजें पहले वाला है। फिर हमने बात की थी मीन प्रोपोर्शन की। जब मीन प्रोपोर्शन की बात थी तो हमने बताया था इसको हिंदी में मध्यानुपाती बोलते हैं, फर्स्ट को प्रथमानुपाती बोलते हैं। तो मैंने बोला था यदि x a तथा b का मीन प्रोपोर्शन हो तो मैंने क्या समझाया था कि जो x की वैल्यू होगी वो रूट ए बी हो। याद है सबको? एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बगा सबसे ज्यादा यूज इसी प्रोपोर्शन का होता है, सबसे ज्यादा यूज मीन प्रोपोर्शन का ही होता है। तो हम लोग देखेंगे क्या ये कैसे आया। तो हमने बोला था मीन का मतलब मिडिल वाला टर्म नहीं दिया हुआ है, a x और b, ये हो जाएगा, ये भी आपका रेगुलर रेशियो। सारे के सारे प्रूफ रेगुलर रेशियो से हो जाएंगे। अब जब रेगुलर रेशियो में हो जाएगा तो हमने बताया कि a का x के साथ रेशियो बराबर होगा x का b के साथ। एक्सटीरियर मल्टीपल करेंगे, इंटीरियर मल्टीपल करेंगे, सो x स्क्वायर बराबर a क्रॉस b, सो x इज इक्वल टू अंडर रूट a b। ये आपका x इज मीन प्रोपोर्शन ऑफ a एंड b होगा। क्या कहलाएगा? x इज मीन प्रोपोर्शन ऑफ a एंड b। तो बाकी तो आपका a और b का मान दिया रहेगा, और x यहाँ पे क्या कर रहा है, मीन प्रोपोर्शन है, मतलब वो कहीं ना कहीं कहाँ लाइज करेगा, मिडिल में लाइज करेगा, मिडिल में है ना, a और b के बिटवीन में लाइज करेगा। उसी तरीके से अगर मैं थर्ड प्रोपोर्शन की बात करूं, तीसरा, तो थर्ड प्रोपोर्शन जो है तृतीय अनुपाती जिसे हम बोलते हैं। तो अगर हम बात की जाए कि a तथा b का थर्ड प्रोपोर्शन x हो तो x इज इक्वल टू, आपको सिखाया गया है फर्स्ट में फर्स्ट का स्क्वायर बटा सेकंड, और थर्ड में सेकंड का स्क्वायर बटे फर्स्ट। अब कैसे आया तो फिर समझेंगे कि x कहां पे लाइज कर जाएगा, थर्ड पे। तो a b और x क्या कहलाएगा, प्रथमानुपात, तृतीय क्या बन जाएगा, रेगुलर रेशियो। तो क्या हो जाएगा, अगर a b का थर्ड प्रोपोर्शन x है, इसका मतलब ये चला जाएगा कहां पे, थर्ड नंबर पे। अब थर्ड पे चला जाएगा तो a का v के साथ जो रेशियो होगा वही रेशियो बराबर होगा b का x के साथ। अब बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर से, यानी एक्सटीरियर मल्टीपल इज इक्वल टू इंटीरियर मल्टीपल। अब जैसे ही हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा a क्रॉस x, यानी a गुना x बराबर b का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज x बराबर b स्क्वायर बटा a। आ गया ना? तो बारी बारी से समझेंगे। फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा याद करवा देते हैं, a स्क्वायर बटा b। मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, अंडर रूट a b, और आपका अंत में हुआ थर्ड प्रोपोर्शन b स्क्वायर बाई a। इस तरीके से ये तीन क्या हुए, एकदम दो टर्म से मिलने वाले प्रोपोर्शन के। मतलब इसमें एक कंडीशन क्या है कि दो ही टर्म देगा और आपसे प्रोपोर्शन का टाइप पूछेगा। लेकिन जो सबसे एट लास्ट में है वो चौथा नंबर, वो सबसे इजी है। इसमें क्या देगा, a b c का चतुर्थानुपाती, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन अगर x है तो ये तो सबसे सिंपल तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं, इसका ट्रैक बना सकते हैं। कैसे, a रेशियो b रेशियो c रेशियो नहीं है ना, प्रोपोर्शन c रेशियो x। इसी प्रोपोर्शन को हम बार बार इक्वल लिखते हैं, है ना। तो a रेशियो b और c रेशियो x। तो बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई करोगे, अंदर को अंदर से। तो जैसे ही a को x से करोगे और b को c से करोगे तो x का मान क्या हो जाएगा, bc बटा a। यानी अगर आपसे कुछ पूछता है कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा तो सीधे बता देनी है
BC बटा A। बाद वाले दोनों टर्म का प्रोडक्ट अब बटे पहले वाला, बटे पहले वाला। तो इस तरीके से कुछ टाइप हैं जिसके बेस पे क्वेश्चन इस क्लास में, इस लेशन में बनेगा। कुछ अलग भी टाइप होगा, लेकिन हम समझते हैं जितना हम बताएं उससे आपका बेसिक्स क्वेश्चन बनेगा, है कि नहीं। कुछ चीजें आपका रेशियो से रिलेटेड है, जैसे रेशियो से रिलेटेड आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है वर्गानुपात। तो मैंने बोला था इसकी अंग्रेजी होती है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो होती है ना, और डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? The duplicate ratio of A is to B is equal to A square is to B square। वर्गानुपात मतलब वर्ग से बनने वाला अनुपात, वर्ग मूला बोलेगा तो रूट ले लेंगे। तो आपका पहला सवाल था 225 और 144 का क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ। देखिए इसमें नाम भी दे दिया स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब डुप्लीकेट रेशियो इसका नाम रियल में है, लेकिन उसका एक और वर्गानुपात का नाम क्या होगा? वर्गानुपात मतलब स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट करने के लिए बोल रहा है, यानी डुप्लीकेट रेशियो दूसरी भाषा में बोले तो निकालने के लिए बोल रहा है, जिसको हिंदी में वर्गानुपात बोलते हैं। वो क्या होगा? 3। लेकिन वर्गमूलानुपात बोल रहा है ना, वर्गमूलानुपात बोलेगा तो स्क्वायर रूट की जगह सब डुप्लीकेट करना है, यानी ये सब डुप्लीकेट पूछ रहा है। अगर वर्गानुपात बोलेगा तो ये काम करना है, लेकिन यहां सब डुप्लीकेट बोला है। अगर A is to B का ना सब डुप्लीकेट बोलता है, A is to B का सब डुप्लीकेट रेशियो बोलता है, तब यहां पे क्या करना है? रूट A is to रूट B करना है। इस तरीके से रूट हम 225 करेंगे और रूट 144 करेंगे। इस प्रकार से आंसर आपका आ जाएगा 15 का ये स्क्वायर होता है और ये 12। कट लगा देंगे, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, यानी 5/4 के आपका राइट आंसर आएगा। तो आगे जो हम समझते हैं कि इसका क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल सारे इसी पे बेस्ड हैं। जैसे देखिए छठा नंबर क्वेश्चन आपका चौथा समानुपाती पे है। 5 नंबर जो बेसिक चीज है मीन प्रोपोर्शन का अपना ट्रैक ढाला हुआ है। तो चौथे नंबर क्वेश्चन 12 और 30 का तीसरा अनुपाती है, तीसरा भी तीसरा अनुपाती है। एक सिंपल सा सवाल है, जैसे दूसरा देखिए एकदम सिंपल सा सवाल है। सिंपल सवाल क्या है भाई? 0.75 each to x proportion 5:8। तो क्या करेंगे? बस वही रूल, एक्सटीरियर मल्टीपल करेंगे और इंटीरियर मल्टीपल करेंगे। जैसे ही हम 0.75 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और x को 5 से करेंगे। अब देखिए एक चीज समझिएगा, आप चाहे तो कर सकते हैं यहां से पॉइंट हटाकर 100 नीचे, 25 × 75, 25 × 100, 4 × 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुना में रह जाएगा और 5 गुना से कहां चल जाएगा? IC का हो सकता है ऑप्शन कहीं 1.2 दे दे, डिवाइड करने पे क्या आएगा? 1.2 आ जाएगा। तो 1.20 ऑप्शन दे रहा है, तो होना चाहिए 6/5 भी और 1.20। तो कहीं 1.20 रहेगा, तो कहीं 6/5 भी रहेगा। तो सारी चीजें इससे क्लियर हो रही होगी कि क्वेश्चन कोई भी प्रकार का हो, अगर आपके पास कंसेप्ट है क्वेश्चन बनेगा। देखिए 14 एक अलग लेवल का सवाल है। 14 थोड़ा देखते हैं। 14 क्या कह रहा है? x और y एक दूसरे के साथ अनुपाती है, ठीक है। अनुपाती का मतलब होता है x और y का अनुपात में होना। x और y का क्या में होना? अनुपात में होना। जब x 10 है तो y 15 है, यानी x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू। अब इससे दो चीजें पता चलेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी इनकी रेशियो कितनी आ गई? 2:3। निम्नलिखित में कौन सा x और y के संगत मानों का युग्म नहीं है? ये है ना, आपके एनटीपीसी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। कह रहा कौन सा वैल्यू जो है वो x और y का होने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये 25 है और ये 37.5 है। नेक्स्ट आपका है 2 और 3। थर्ड आपका है 15 और 20। नेक्स्ट आपका है 8 और 12। देखिए अगर हम कट लगाते हैं तो 12.5 से ये 2 टाइम कटता है और 12.5 का ये ट्रिपल है। 12.5 का 2 टाइम 25 होता है और 3 टाइम करोगे तो
37.5 मिला। ये तो स्वयं 2:3 है, तो ये तो हो ही सकता है, ये भी हो गया। ये देखिए 5 या 15, 5 का 20, इस रेशियो में नहीं होना चाहिए। तो आंसर आपका यही होगा, क्योंकि नॉट वाला आंसर खुद है। कौन सा वैल्यू जो है x और y के संगत मानों का करस्पॉन्डिंग वैल्यू को नहीं दे रखा है, उसके बारे में पूछना है। यहां भी देखिए 4 गुना 8 होगा, 4 3 या 12 होगा। इस प्रकार से ये भी आपका 2:3 है, ये भी आपका 2:3 है, ये भी आपका 2:3 है। कौन नहीं है उसी को है ना चुनना था, तो आंसर सी आपका राइट आंसर हो गया। तो समस्या उम्मीद है नहीं होना चाहिए आप लोगों के बीच। अब अधिकांश क्वेश्चन जो है आपका सेम लेवल का है, समझ गया ना। फिर एक आता है आपका अगला थ्योरी, क्योंकि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। यानी चीजें क्या है, जो प्रोपोर्शन है उसमें आपका कुछ चीजें रेशियो वाला भी है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे तो 19 थोड़ा सा अलग है, लेकिन इतना भी अलग नहीं है कि आपको बताया नहीं गया। कौन सा रेशियो था बताइए? कॉम्प्लेक्स रेशियो है ना, या कंबाइंड रेशियो। तो मेन इसका कॉम्प्लेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है, इसको दूसरी भाषा में हम मिक्स रेशियो भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रेशियो को, या कंबाइंड रेशियो भी बोलते हैं। कंबाइंड कॉम्प्लेक्स है ना, या मिक्स्ड रेशियो। हिंदी में इसको बोलते हैं जटिल अथवा मिश्र, जटिल अथवा मिश्र अनुपात। इसमें क्या होता है जी, इसमें होता है कि अगर A अनुपात B दे रखा है, C अनुपात D दे रखा है तथा E अनुपात F दे रखा है, और इनका आपसे पूछा जा रहा है कॉम्प्लेक्स रेशियो, तो कुछ नहीं करना है, एंटीसीडेंट जिसे पहले वाले टर्म को, जैसे अगर x की बात करें अगर 2 है तो ये कहलाएगा एंटीसीडेंट। क्या कहलाएगा? प्रथम पद। और y की वैल्यू 3 है, ये कहलाएगा कॉन्सिक्वेंट। तो किसी भी रेशियो में अगर मिनिमम 2 टर्म है, 2 टर्म के बीच रिलेशन है, तो पहले वाले को एंटीसीडेंट कहते हैं और बाद वाले को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो एंटीसीडेंट का प्रोडक्ट ना एक तरफ करना है, ACB, और कॉन्सिक्वेंट का प्रोडक्ट क्या करना है, दूसरी तरफ करना। इससे जो रेशियो आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे मिक्स रेशियो, या कंबाइंड रेशियो, या कॉम्प्लेक्स रेशियो, यानी जटिल अथवा मिश्र रेशियो। जैसे एक सवाल 90 नंबर है, 1:2, 3:10 और 10:21 का कॉम्प्लेक्स रेशियो क्या होगा। तो हमने भी बताया 1 × 3 × 10, पहले वाले टर्म का प्रोडक्ट एक तरफ करेंगे, और यानी एंटीसीडेंट का प्रोडक्ट एक तरफ और कॉन्सिक्वेंट का प्रोडक्ट दूसरी तरफ। 2 × 10 × कितना हो जाएगा? 21। ये है ना, देखिएगा 10 से 10 एलिमिनेट हो गया, 3 से 3 से 21 हो गया, और ये इधर 1 बच गया, उधर क्या बच गया? 14। ये आपका राइट आंसर है 1:14। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू किया जाए या फिर बना के लाएंगे? बना कर लाएंगे, स्टॉप किया जाएंगे फिर। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, बना कर आइए।